आफ्टरनून एवरीवन। तो आज अपन वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसमें अपन ने लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था क्रॉप पीरियड रिलेशन के बारे में देखा था, बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड और ड्यूटी एंड डेल्टा के रिलेशन के बारे में देखा था अपन ने। और उसके बाद अपन ने उसकी ड्यूटी के जो इम्प्रूविंग ड्यूटी की जो मेथड है वो देखे थे, और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्यूटी के देखेंगे क्या थे, फैक्टर क्या है ड्यूटी को अफेक्ट करने वाले, वो अपन ने डिस्कस किया था उसके बारे में। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है उसके बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले देखें कमांडेड एरिया। कमांडेड एरिया क्या होता है? कमांडेड एरिया मीन्स इट इज डिफाइंड एज द एरिया व्हिच कैन बी इरिगेटेड बाय अ कैनाल सिस्टम। मतलब जो कि कैनाल सिस्टम के द्वारा जो इरिगेटेड किया जाता है उसे अपन क्या बोलेंगे? कमांडेड एरिया। फिर आता है ग्रोस कमांडेड एरिया, यानी कि जीसीए, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं जीसीए, ग्रोस कमांड एरिया। इसको लिख सकता हूँ मैं जीसीए, ग्रोस कमांड एरिया को लिख सकता हूँ जीसीए, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ जीसीए, ठीक है। तो इसका मतलब है इट इज डिफाइंड एज द कल्चरेबल एंड अनकल्चरेबल एरिया which can be irrigated by a canal system such that unlimited quantity of water is available। अगर वो सारा टोटल एरिया जो कल्चरेबल भी है, कल्चरेबल भी है और अनकल्चरेबल भी है, कल्चरेबल भी है और अनकल्चरेबल भी है, वो सारा एरिया अगर उसमें अगर वाटर को अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर अगर अवेलेबल करवा देते हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे? ग्रोस कमांडेड एरिया। कल्ट्रे वह टोटल एरिया जो कि कल्ट्रेबल है और अनकल्चरेबल है, उन दोनों एरिया में अगर जब अपन एक अनलिमिटेड वाटर क्वांटिटी अगर अवेलेबल करवा देते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? ग्रोस कमांडेड एरिया। आई बात समझ में? आया समझ में? अब अपन देखते हैं नेक्स्ट कल्चरेबल कमांडेड एरिया। कल्चरेबल कमांडेड एरिया क्या होता है? कल्चरेबल कमांडेड एरिया में ये देखो, इसमें क्या होता है कि जब भी इट इज दैट पोर्शन ऑफ ग्रोस कमांडेड एरिया विच इज कल्चरेबल और कल्टिवेबल, ठीक है ना। ये क्या होता है? कल्चरेबल कमांडेड एरिया होता है, ये ग्रोस कमांडेड का वह एरिया होता है जो कि क्या हो? कल्चरेबल हो और कल्टिवेबल हो, ठीक है ना। कल्चरेबल हो और कल्टिवेबल हो, ठीक है ना। उसको अगर कल्टिवेट कर सकते हैं, कल्टिवेटेड कर सकते हो, वो कल्चरेबल एरिया हो, यहाँ पर तुम खेती कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। आएगा समझ में? वो वाला एरिया जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कल्चरेबल कमांडेड एरिया। जहाँ पर अपन इजीली खेती कर सकते हैं, वो अगर ग्रोस कमांड एरिया का वो एरिया जहाँ पर अपन इजीली खेती कर सकते हैं, कल्टिवेबल हो, यानी कि खेती करने लायक जो एरिया हो उसको अपन क्या बोलेंगे? कल्चरेबल कमांडेड एरिया, ठीक है ना। इसको लिख सकता हूँ सीसीए बराबर जीसीए माइनस अनकल्चरेबल एरिया। आई बात समझ में? अनकल्चरेबल एरिया जो खेती करने के लायक नहीं। अब अपन आते हैं चौथा फोर्थ नंबर डेफिनेशन, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है? तो देखो इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ द कल्चरेबल कमांडेड एरिया प्रपोज टू बी इरिगेटेड एनुअली। मतलब साल में जो कल्चरेबल एरिया का जो परसेंटेज होता है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कोई एक क्रॉप सीजन है, मैंने उसको कितने परसेंटेज उसकी इरिगेशन इंटेंसिटी ली और एक दो मेन क्रॉप की क्या मैंने इंटेंसिटी ले ली, इसकी इतनी इंटेंसिटी और इसकी इतनी इंटेंसिटी, तो दोनों की ईयरली जो इंटेंसिटी होगी वही अपन क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो मैं अगर एग्जाम्पल के लिए देखूँ कि रबी का मेरे पास इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना है? 3%। अगर खरीफ का मेरे पास इंटेंसिटी है वो कितना है? 60%। तो इनका ईयरली इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना होगा? 110%। आएगा समझ में? तो दो बहन क्रॉप जो होगी उनकी जो इंटेंसिटी होगी उस इंटेंसिटी को अगर एनुअली बेसिस पे अगर अपन ऐड कर देते हैं वो मेरी क्या होगी? ईयरली इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। अपन इसी को इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कहते हैं, यानी कि इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ द कल्चरेबल कमांडेड एरिया। मतलब जो कल्चरेबल कमांडेड एरिया का जो होगा वो
जो अपन इरिगेटेड कर सकते हैं एनुअली अपन जो क्या कर रहे हैं उसको इरिगेटेड कर रहे हैं, वही क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होगा। आई बात समझ में? अब देखिए, अब अपन नेक्स्ट आते हैं क्रॉप रेशियो, दिखाई दे रहा है क्या इधर? अब अपन नेक्स्ट आते हैं क्रॉप रेशियो, ठीक है। अपन नेक्स्ट आते हैं क्रॉप रेशियो, ये देख रहे हो क्रॉप रेशियो है ना। तो क्रॉप रेशियो क्या होता है? क्रॉप रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द लैंड इरिगेटेड ड्यूरिंग द टू मेन क्रॉप सीजन सच एज रबी एंड खरीफ। यानी कि जब अपन कोई भी एरिया है जिसको इरिगेटेड कर रहे हैं, यानी कि कोई सीजन है, एक तरह से मेन सीजन है, मेन सीजन एक होगी रबी और दूसरी होगी खरीफ, ठीक है। इन दोनों मेन सीजन में अगर जो एरिया अपन इरिगेटेड कर रहे हैं, उन दोनों इरिगेटेड एरिया का रेशियो जो होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, क्रॉप रेशियो, ठीक है। उसी को अपन क्या बोलेंगे, क्रॉप रेशियो। एक बार वापस से सुन लो कि जब भी तो कोई मेन फसल है, मेन सीजन है, उन मेन सीजन में जब अपन इरिगेशन कर रहे हैं, उन दो मेन सीजन का इरिगेशन का जो एरिया होगा, मैं कह रहा हूँ रबी फसल का जो एरिया है वो मान लेते हैं A1 है, और खरीफ का एरिया है इरिगेटेड कर रहे हैं वो मान लेते हैं A2 है, और A1 अपॉन A2 जो रेशियो होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, क्रॉप रेशियो। तो इसको भी एक तरह से इसको रबी एंड खरीफ रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें डेफिनेशन देख लो, क्रॉप रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द लैंड इरिगेटेड ड्यूरिंग द टू मेन क्रॉप सीजन सच एज रबी एंड खरीफ। आई बात समझ में? तो दो जो सीजन है, दो सीजन में जो इरिगेटेड किया हुआ एरिया का जो रेशियो होगा वही जो मेरा क्या होगा, इसको मैं कह सकता हूँ जैसे कि ये रबी और खरीफ का जो एरिया होगा इरिगेटेड किया हुआ, उसका रेशियो क्या कहलाएगा, क्रॉप रेशियो। इट इज आल्सो कॉल्ड रबी खरीफ रेशियो, इसको अपन रबी खरीफ रेशियो भी कहते हैं। आई बात समझ में? इसको अपन रबी खरीफ रेशियो भी कहते हैं। एरिया ऑफ रबी क्रॉप A1 मान लिया मैंने, और एरिया ऑफ खरीफ क्रॉप A2 मान लिया, ठीक है ना। तो क्रॉप रेशियो क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2। क्रॉप रेशियो क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2। आई बात समझ में? ठीक है ना। अब देखिए पैलियो इरिगेशन। पैलियो इरिगेशन क्या होता है? पैलियो इरिगेशन के बारे में देखें तो क्या होगा कि इट इज डन टू प्रिपेयर द लैंड फॉर सॉविंग and to add sufficient moisture to the soil which would be required for the initial growth of the crop, ठीक है। ये वो होता है कि अपन किसी लैंड को सोइंग करने से पहले अगर उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस प्रिपेयर के लिए अपन जो सफिशिएंट मॉइस्चर ऐड कर रहे हैं उसमें, और फिर क्या होता है जो इनिशियल ग्रोथ होती है उस क्रॉप की, मतलब जो अपन सोविंग कर रहे हैं, सोविंग से पहले क्या करेंगे, अपन सॉइल को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे ना। तो उसमें क्या है, सॉइल मॉइस्चर ऐड करेंगे, सॉइल मॉइस्चर ऐड करेंगे तो उसके बाद जो उसकी हल्की सी इनिशियल जो ग्रोथ होगी उसकी क्रॉप की, उसी अपन क्या बोलते हैं, पैलियो इरिगेशन लिख सकते हैं। इट इज डन टू प्रिपेयर द लैंड फॉर सोविंग एंड टू ऐड सफिशिएंट मॉइस्चर टू द सॉइल व्हिच वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। आई बस में क्या कह रहा है कि इनिशियल ग्रोथ ऑफ क्रॉप के लिए, मतलब इनिशियल ग्रोथ ऑफ क्रॉप के लिए अपन जो भी मॉइस्चर ऐड कर रहे हैं सॉइल में, वही उसी इरिगेशन को अपन क्या बोलेंगे, पैलियो इरिगेशन। उसी को इरिगेशन को अपन क्या बोलेंगे, पैलियो इरिगेशन। आई बात समझ में? उसके बाद आता है कोर वाटरिंग, कोर डेप्थ और कोर पीरियड। कोर वाटरिंग, कोर डेप्थ एंड कोर पीरियड क्या होता है? तो सबसे पहले अपन देखेंगे the first watering after the plants have grown a few centimeter high is known as a core watering। मतलब अपन फर्स्ट वाटरिंग करने के बाद कुछ सेंटीमीटर जो है प्लांट जो है वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। कुछ सेंटीमीटर बाद जो कुछ सेंटीमीटर हाइट पे प्लांट ग्रो करते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, कोर वाटरिंग, ठीक है। वह फर्स्ट वाटरिंग, उसके बाद जो प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं कुछ हाइट में, कुछ सेंटीमीटर की हाइट में ग्रो करते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, कोर वाटरिंग। और द डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड ड्यूरिंग दिस वाटरिंग इज नाउन एज कोर डेप्थ। इसके दौरान जब अपन जो वाटर की डेप्थ अप्लाइड करते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, कोर डेप्थ। आई बात समझ में?
और द कोर वाटरिंग मस्ट बी डन इन लिमिटेड पीरियड। जो कोर वाटरिंग है ये अपन लिमिटेड पीरियड के लिए यूज करते हैं, आई बात समझ में। तो विच इज नाउन एज ए कोर पीरियड, मतलब जो लिमिटेड पीरियड होगा कोर वाटरिंग का, आई बात समझ में, जो लिमिटेड पीरियड होगा कोर वाटरिंग का उसी को अपन क्या बोलेंगे, कोर पीरियड। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे पास कुछ डेफिनेशन है, कोर वाटरिंग, कोर डेप्थ एंड कोर पीरियड। तो कुछ और डेफिनेशन देखते हैं अपन, ठीक है ना। तो देखो उसमें अब अपन देखते हैं आउटलेट फैक्टर। आउटलेट फैक्टर, आउटलेट फैक्टर क्या होता है कि जब भी कोई, मतलब अपन देखते हैं कोई फील्ड में अगर कोई इरिगेशन मेथड है, वहाँ से अगर मिडिल चैनल से जो वाटर जो अप्लाइड हो रहा है, वाटर जहाँ से निकल रहा है, आउट हो रहा है फील्ड में, तो वहाँ पे अपन उसको क्या बोलते हैं, आउटलेट। और उस आउटलेट में जो ड्यूटी होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, आउटलेट फैक्टर। उसी को अपन क्या बोलेंगे, आउटलेट फैक्टर। तो मैं कह रहा हूँ द ड्यूटी ऑफ वाटर एट द आउटलेट इज नाउन एज द आउटलेट फैक्टर। तो ड्यूटी ऑफ वाटर होगी एज द आउटलेट, एट द आउटलेट, आउटलेट में जो ड्यूटी ऑफ वाटर होगी उसी को अपन आउटलेट फैक्टर बोलते हैं। तो इसको अपन आल्सो नाउन एज आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर, इसको आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप है कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, कैपेसिटी फैक्टर मतलब जो अपना जो फैक्टर आपने देखा होगा कभी भी, Q जो मीन है अगर इक्वल टू 0.95, Q मैक्सिमम जो फैक्टर आता है बीच में कि मतलब ये मैक्सिमम का इतना परसेंटेज होगा वगैरह ऐसा कुछ, तो वो फैक्टर जो होगा उसे अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटी फैक्टर। तो रेशियो ऑफ मीन सप्लाई डिस्चार्ज ऑफ कैनाल टू इट्स मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी फैक्टर। मतलब रेशियो होगा किसका, मीन सप्लाई डिस्चार्ज, रेशियो होगा मीन सप्लाई डिस्चार्ज ऑफ कैनाल टू इट्स मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी फैक्टर। आएगा समझ में, आएगा समझ में। ये तो हो गया अपना कैपेसिटी फैक्टर। तो देखो एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ Q मीन बराबर क्या है, 0.95 इंटू Q मैक्सिमम। ठीक है ना। तो ये जो मेरा है इसे मैं बोलूँगा कैपेसिटी फैक्टर। इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, कैपेसिटी फैक्टर बोलता हूँ। ठीक है ना। अब ड्यूटी ऑन कैपेसिटी, ड्यूटी ऑन कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटी पर जो है क्या ड्यूटी होगी, तो उसे फुल सप्लाई कैपेसिटी भी, फुल सप्लाई कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, फुल सप्लाई कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। इट इज डिजाइन ड्यूटी एट द हेड ऑफ कैनाल। ये क्या करता है, ये डिजाइन ड्यूटी एट द हेड ऑफ कैनाल, हेड ऑफ कैनाल क्या करता है, डिजाइन ड्यूटी करता है। ठीक है ना। इट इज ये क्या है, एक तरह से डिजाइन ड्यूटी है एट द हेड ऑफ कैनाल। अब इसका फुल सफिशिएंट, फुल सप्लाई कोएफिशिएंट अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, फुल सप्लाई कोएफिशिएंट यहाँ पे ड्यूटी ऑन कैपेसिटी क्या होगा, तो होगा एरिया एस्टिमेटेड टू बी इरिगेटेड ड्यूरिंग बेस पीरियड। बेस पीरियड में जो एरिया होगा, एस्टिमेटेड जो एरिया होगा वो अपॉन डिजाइन फुल सप्लाई डिस्चार्ज एट हीड ऑफ कैनाल। और हीड ऑफ कैनाल में जो डिजाइन डिस्चार्ज होगा, ठीक है ना, फुल सप्लाई का जो डिजाइन डिस्चार्ज होगा वो अपन यहाँ लेंगे, जो दोनों का रेशियो होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, फुल सप्लाई। आई बात समझ में। ठीक है ना। आप डेफिनेशन में इसको रेशियो के टर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है। तो मैंने एक फॉर्मूला बता दिया ड्यूटी ऑफ कैपेसिटी का। उसके बाद टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर क्या होता है, तो टाइम फैक्टर देखते हैं, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज द कैनाल हैज एक्चुअली रन ड्यूरिंग अ वाटरिंग पीरियड टू द टोटल नंबरिंग ऑफ, टू द टोटल नंबर ऑफ डेज, टू द टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ द वाटरिंग पीरियड इज नाउन एज टाइम फैक्टर। आई बात समझ में। इधर देखो, इसमें साफ दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज द कैनाल हैज एक्चुअली रन ड्यूरिंग, कैनाल हैज एक्चुअली रन ड्यूरिंग अ वाटरिंग पीरियड टू द टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ द वाटरिंग पीरियड। आई बात समझ में। तो ये कहना चाह रहा है जो कैनाल जो एक्चुअली जो रन हो रही है ड्यूरिंग वाटरिंग पीरियड में उसके जो नंबर ऑफ डे होंगे और उसके अपॉन में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डे होंगे ऑफ द वाटरिंग पीरियड इज नाउन एज अ टाइम फैक्टर। ठीक है। इसको अपन टाइम फैक्टर भी कहते हैं। टाइम फैक्टर इक्वल टू क्या होगा,
जो कंटिन्यूस डिस्चार्ज होगा पूरे बेस पीरियड में, जो कंटिन्यूस डिस्चार्ज होगा अपॉन जो Q नोट होगा डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट आउटलेट, आउटलेट में जो डिस्चार्ज रिक्वायर्ड होगा उनका रेशियो जो होगा वो टाइम होता रहेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूअस डिस्चार्ज और कंप्लीट क्रॉप सीजन, कंप्लीट क्रॉप सीजन पर जो कंटिन्यू डिस्चार्ज होगा वो अपॉन डिस्चार्ज रिक्वायर्ड आउट एट आउटलेट, जो आउटलेट में जो डिस्चार्ज रिक्वायर्ड होगा वो आएगा समझ में। इसको अपन कहेंगे टाइम फैक्टर। अब देखो अब आया क्यूमेक डे। क्यूमेक डे क्या होता है? क्यूमेक डे मीन्स इसको कह सकते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग फॉर 1 डे एट द रेट ऑफ 1 क्यूमेस नाउन एज अ क्यूमेक डे। यानी कि जो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर होगी वो 1 डे के लिए जो अपन क्या करेंगे, जो 1 डे के लिए अपन फ्लो करवाएंगे ना, जो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर होगी वो 1 डे के लिए अपन फ्लो करवाएंगे, वही किस रेट में 1 क्यूमेस की रेट में अगर अपन 1 डे के लिए जो क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो कराते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं क्यूमेक डे। उसे अपन क्या बोलते हैं क्यूमेक डे। आई बात समझ में? उसे अपन क्या बोलेंगे क्यूमेक डे। ठीक है, फिर आता है ओवरलैप अलाउंस। ओवरलैप अलाउंस क्या होता है? मतलब जो अपन कहते हैं जब अपन क्रॉप सीजन में जो वाटरिंग कर रहे हैं, तो वाटरिंग करते करते क्या होता है कि वाटर अपन क्या कर रहे हैं, अगर सीजन चेंज हो जाती है उस सीजन में क्या हो जाता है क्रॉप की जो है सीजन चेंज हो गई, तो अपन एक क्रॉप सीजन की वजह से दूसरी सीजन की जो क्रॉप होगी उनका जो सेम टाइम में जो वाटरिंग अपन कर रहे हैं वो ओवरलैपिंग हो जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं ओवरलैप अलाउंस। आई बात समझ में? 2 सीजन है, मैं कह रहा हूँ एक ही सीजन है, ठीक है, दूसरी ही सीजन है। ठीक है, अब मेरा ये जो टाइम है, ठीक है, इस टाइम तक तो मैं वाटरिंग कर रहा हूँ, लेकिन उस बीच में क्या होगी इतने टाइम तक जो है ये सेम वाटरिंग दोनों के लिए कर रहा हूँ, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं ओवरलैप कर रहे हैं। इसी को मैं क्या बोलूँगा ओवरलैप अलाउंस। इसी को मैं क्या बोलूँगा ओवरलैप अलाउंस। द एक्स्ट्रा डिस्चार्ज ऑफ द कैनाल रिक्वायर्ड फॉर crop of one season may overlap the next crop season for some period। ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं ओवरलैप अलाउंस। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन इसको एक बार लिख लो अच्छे से। ठीक है, देखिए अब अपन देखते हैं ट्रांसपिरेशन रेशियो क्या है। ट्रांसपिरेशन रेशियो क्या होगा? ट्रांसपिरेशन रेशियो में देखो टोटल मास ऑफ वाटर ट्रांसफर्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग इट्स फुल ग्रोथ टू मास ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस। तो देखो इसमें लिखते हैं ट्रांसफरेंस रेशियो क्या होता है टीआर, क्या लिख सकते हैं टीआर। ठीक है ना, ये होता है टोटल मास ऑफ वाटर, टोटल mass of water transferred by the plant during its full growth, upon
ड्राई मैटर ओके। तो ये हो गया मेरा क्या, ट्रांसपिरेशन रेशियो, ट्रांसपिरेशन रेशियो, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूँ PR। तो मतलब जो भी होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल मास ऑफ वाटर ट्रांसफर्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग इट्स फुल ग्रोथ टू द मास ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन रेशियो। यानी कि मैं कह रहा हूँ टोटल मास ऑफ वाटर होगा ट्रांसफर्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग इट्स फुल ग्रोथ। मतलब मैं कह रहा हूँ जब भी कोई प्लांट है, उस प्लांट की फुल ग्रोथ के कारण जो टोटल वाटर जो है, टोटल जो वाटर मास ऑफ वाटर होगा वो अपॉन उसमें अपॉन मास ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस। ड्राई मैटर क्या होता है, जब जो जिस प्लांट के लिए अपन फुल ग्रोथ के लिए जो फाउंड आउट कर रहे हैं ट्रांसपिरेशन रेशियो, उसको जब वो सूख जाता है पूरा, और उसकी रूट्स भी, रूट समेत अगर वो पूरा सूख जाता है, उसका जो मास होगा, आएगा समझ में। मतलब मैं कह रहा हूँ कोई प्लांट है, प्लांट अगर कोई डेड हो जाता है, जब वो सूख जाएगा, सूखने के बाद रूट समेत जो उसका वेट मास होगा, उसका जो रेशियो होगा, ठीक है ना, वो ये चीज़ है मास ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस। यानी कि जो प्लांट जो होगा मरने के बाद जो या विल्टिंग हो जाता है, सूख जाता है पूरा, उसके बाद जो उसका मास होगा वो ये होगा मास ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस। तो टोटल मास ऑफ वाटर ट्रांसफर्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग इट्स फुल ग्रोथ अपॉन मास ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस। इसी को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन रेशियो। हर बात समझ में। तो ये अपना क्या होगा, ट्रांसपिरेशन रेशियो, ठीक है। दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं कैरी ओवर स्टोरेज। कैरी ओवर स्टोरेज, कैरी ओवर स्टोरेज। कैरी ओवर स्टोरेज क्या होता है, इसमें देखेंगे अपन कि स्टोरेज of water, storage of water about 5% of live storage. Storage of water required for the next crop period. Next crop year. Next crop year as a protection, against the late monsoon break. It's called carry over storage. It's called carry over storage. मैं कह रहा हूँ कि जब भी कैरी ओवर स्टोरेज की डेफिनेशन क्या है कि द स्टोरेज ऑफ वाटर अबाउट 5% ऑफ लाइव स्टोरेज रिक्वायरमेंट फॉर द नेक्स्ट क्रॉप ईयर एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लेट मानसून ब्रेक इज कॉल्ड कैरी ओवर स्टोरेज। मतलब जो भी अपन नेक्स्ट मानसून के लिए जो वाटर स्टोरेज करके रखते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कैरी ओवर स्टोरेज। मतलब नेक्स्ट मानसून के लिए जो नेक्स्ट क्रॉप ईयर होगा, उसके लिए अपन क्या करते हैं, जो स्टोरेज वाटर होगा उसका प्रोटेक्शन करते हैं, किसके अगेंस्ट, मानसून ब्रेक के अगेंस्ट। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, कैरी ओवर स्टोरेज। आई बात समझ में। तो ये हो गया मेरी कैरी ओवर स्टोरेज की डेफिनेशन। उसके बाद अपन देखते हैं लाइव स्टोरेज क्या होता है। लाइव स्टोरेज, लाइव स्टोरेज
live storage. लाइव स्टोरेज। लाइव स्टोरेज क्या होता है कि लाइव स्टोरेज इज डिफाइंड एज द वाटर स्टोर्ड इन अ टैंक और रिजर्वायर। इसमें लिखेंगे वाटर इट इज define it as the water stored in a tank or reservoir, stored in tank or reservoir between full tank level or full reservoir, full tank level, full tank level or full reservoir level. उसको क्या लिख सकता हूँ FR, ठीक है ना। and the lowest supply level, उसको क्या लिख सकता हूँ LSL, lowest supply level। आया समझ में? तो मैं इसमें इसकी क्या डेफिनेशन होगी लाइव स्टोरेज की? इट इज डिफाइंड एज द वाटर स्टोर्ड इन द टैंक और रिजर्वायर, फुल टैंक लेवल, बिटवीन फुल टैंक लेवल या फुल रिजर्वायर लेवल एंड द लोएस्ट सप्लाई लेवल। यानी कि मैं कह रहा हूँ जो वाटर स्टोर्ड होता है इसमें टैंक में, जो वाटर स्टोर्ड होता है टैंक में या फिर रिजर्वायर में, इसके बीच फुल टैंक लेवल और लोएस्ट सप्लाई लेवल के बीच में जो वाटर स्टोरेज होगा टैंक में या फिर रिजर्वायर में, उसको अपन क्या बोल देंगे लाइव स्टोरेज। आई बात समझ में? जो वाटर स्टोर्ड होगा किसमें टैंक में या फिर रिजर्वायर में, इसके भी फुल टैंक लेवल और फुल और लोवेस्ट सप्लाई लेवल के बीच में जो वाटर स्टोर्ड होगा उसी को अपन क्या बोल देंगे लाइव स्टोरेज। आई बात समझ में? ठीक है, ये हो गया लाइव स्टोरेज की डेफिनेशन। इसके बाद अपन देखते हैं डीप स्टोरेज। डीप स्टोरेज क्या होता है? It is defined as the water stored between LS lowest supply level and the deepest river bed level RBL, deepest river bed level in a reservoir, or in a reservoir or of header or of pillar nala in a tank. Okay,
देखो इसमें क्या होगा, डीप स्टोरेज क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द वाटर स्टोर्ड बिटवीन, वाटर स्टोर्ड होगा किसके बीच में, लोवेस्ट सप्लाई लेवल, जो लोवेस्ट सप्लाई लेवल है वो है, इट इज डिफाइंड एज द वाटर स्टोर्ड बिटवीन लोवेस्ट सप्लाई लेवल एंड द डीपेस्ट रिवर बेड लेवल, डीपेस्ट रिवर बेड लेवल के बीच में जो वाटर होगा उसको ही क्या कहेंगे अपन, उसको क्या कहेंगे अपन, डीप स्टोरेज। आई वाज में लोवेस्ट सप्लाई लेवल एंड रिवर बेड लेवल के बीच जो वाटर होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, डीप स्टोरेज, ठीक है ना। आई वाज में ठीक है, इसको ये कितना होता है, इज अबाउट 10% ऑफ द ग्रोस स्टोरेज, ठीक है। अब ग्रोस स्टोरेज देखो, ग्रोस स्टोरेज क्या होता है, ग्रोस स्टोरेज मीन्स क्या कह रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं, द ग्रोस स्टोरेज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड as the capacity or the volume of water between full tank level and river bed level RBL, river bed level, full tank level होगा ये क्या होगा, river bed level, full tank level और ये river bed level। ग्रोस स्टोरेज क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी और द वॉल्यूम ऑफ वाटर बिटवीन फुल टैंक लेवल एंड RBL, ठीक है ना, ये भी समझ में, उसको लिख सकता हूँ, ग्रोस स्टोरेज को लाइव स्टोरेज प्लस डीप स्टोरेज, ठीक है ना, और इसको लिख सकता हूँ लाइव स्टोरेज हो गया और डीप स्टोरेज होगा मेरा क्या होगा, 10% ऑफ ग्रोस स्टोरेज, है ना, 10% ऑफ ग्रोस स्टोरेज, ठीक है। जीएस बराबर क्या आ गया मेरा, यहाँ पे ग्रोस स्टोरेज मेरा आ गया, ग्रोस स्टोरेज क्या आएगा, लाइव स्टोरेज अपॉन 0.9, ठीक है ना, लाइव स्टोरेज अपॉन 0.9। तो देखिए अब मैं कह रहा हूँ, पहले अपन ने ये पढ़ लिया था डीप स्टोरेज बोला था कि इसमें क्या होता है, 10% ऑफ द ग्रोस स्टोरेज, डीप स्टोरेज कितना होता है, 10% ऑफ द ग्रोस स्टोरेज। तो ग्रोस स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या कर रहा है, इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी और या फिर कैपेसिटी, ये किससे डिपेंड होगा, या कैपेसिटी से या वॉल्यूम से, ऑफ वाटर, कैपेसिटी या फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर बिटवीन किसके बीच, फुल टैंक लेवल एंड रिवर बेड लेवल के बीच में जो वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी ऑफ वाटर होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, ग्रोस स्टोरेज। आई बस में ग्रोस स्टोरेज क्या होता है, लाइव स्टोरेज प्लस डीड स्टोरेज, ठीक है ना। डीड स्टोरेज क्या होगा मेरा, 10% ऑफ द क्या होगा, ग्रोस स्टोरेज, मैं इसको लिख सकता हूँ डीड स्टोरेज में 10% ऑफ ग्रोस स्टोरेज, और उसको ये भी लिख सकता हूँ लाइव स्टोरेज प्लस LS प्लस 0.10, यही आएगा इनटू GS, ठीक है। तो फिर ये जो GS जो है ये इधर आ जाएगा, GS में माइनस हो जाएगा, 0.9 GS आ जाएगा, GS की वैल्यू क्या आ जाएगी, LS अपॉन 0.9। आई बात समझ में, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो और फिर अपन आगे बढ़ो, ठीक है। इरिगेशन एफिशिएंसी क्या होती है, इरिगेशन एफिशिएंसी, इसमें क्या होता है कि
कि अपन अलग अलग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ते हैं। तो एफिशिएंसी अपन इरिगेशन की एफिशिएंसी मतलब उसकी कितनी क्षमता तक अपन क्या इरिगेशन कर सकते हैं, कैसे इरिगेशन कर, अलग अलग एफिशिएंसी होती है। सबसे पहले आता है वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी, उसको नीटा सी से डिनोट करते हैं, इससे नीटा सी से डिनोट करते हैं। तो नीटा सी इक्वल टू WF/WR/100। तो WF बराबर क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, और WR होता है क्वांटिटी ऑफ वाटर डाइवर्टेड इनटू द कैनाल सिस्टम फ्रॉम रिवर और रिजर्वोयर। ठीक है ना। तो मतलब कह सकता हूँ वाटर कन्वेंस की अगर एफिशिएंसी लिखी आपको डेफिनेशन पूछे तो आप क्या लिखोगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो quantity of water delivered to the field upon field to quantity of water diverted into canal system from river or reservoir is called water conveyance efficiency। ठीक है ना। तो ये होगी डेफिनेशन की। क्या लिखेंगे अपन कि मतलब जो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ WF मींस ये वाला पोर्शन टू द WR ये वाला पोर्शन। इस तरह से अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है ना। ठीक है। ये जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है डाइवर्टेड इनटू द कैनाल सिस्टम फ्रॉम रिवर और रिजर्वोयर, मतलब रिवर या फिर रिजर्वोयर से जो वाटर की क्वांटिटी डाइवर्ट की जाती है वो ये वाली वाटर क्वांटिटी। अब उसके बाद अब अपन आते हैं वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होगी, तो उसमें देखते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ WS टू WF। क्या होगा, WS क्या है, WS है मेरी क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट। ठीक है। और WF क्या होगा, WF ये सेम होगा, WF जो है ये सेम होगा, ये दे देंगे। तो अपन कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन कैसे अपन राइट डाउन करेंगे, तो क्या करेंगे, देखो इसमें इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ quantity of water stored in root zone to the quantity of water delivered to the field। इससे ऐसी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। आई बात समझ में। कैसे आपको लिखना है, ये फॉर्मूला है। अगर मैं कहता हूँ WF बराबर मेरा होता है WS प्लस RF प्लस DF। ठीक है। WF बराबर होगा WS प्लस RF प्लस DF। अब अपन देखते हैं यहाँ RF क्या है और DF क्या है। RF होता है क्वांटिटी ऑफ वाटर लॉस्ट एट सरफेस रन ऑफ फ्रॉम फील्ड से जो रन ऑफ सरफेस रन ऑफ होता है उससे जो वाटर लॉस्ट होता है उसकी क्वांटिटी होगी, वही क्या कहलाएगी, RF। आएगा समझ में। जो फील्ड से जो सरफेस रन ऑफ होता है तो उसमें क्या होगा, वाटर लॉस्ट होगा, तो लॉस्ट वाटर की क्वांटिटी जो होगी वो मेरी क्या कहलाएगी, RF। उसी को अपन RF बोलेंगे। और फिर DF क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर लॉस्ट ड्यू टू डीप परकोलेशन, मतलब ज़्यादा डीप परकोलेशन हो जाता है तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, लॉस ही होगी। ठीक है ना। लेवल फार बिलो द रूट जोन, उसको अपन क्या कहते हैं, DF। तो ये क्या होता है, वाटर फील्ड जो होगा, फील्ड वाटर होगा, वो क्या होगा WS प्लस RF प्लस DF। तो यहाँ से मेरे को WS फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो क्या आएगा WF माइनस RF प्लस DF। ठीक है। ये वाली वैल्यू मैं इसमें पुट करूँगा WS के लिए। तो मेरे पास वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, WF माइनस RF प्लस DF अपॉन WF इंटू 100। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। ठीक है ना। दोनों फॉर्मूले याद रखना है, इसकी वजह से आपके न्यूमेरिकल आते हैं। आई बात समझ में। गेट में भी न्यूमेरिकल इसकी बेसिस पे आते हैं। ये फॉर्मूले एफिशिएंसी वाले इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब अपन देखते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी। तो अपन देखते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है, इसको NU से डिनोट करते हैं। NU बराबर होता है WU अपॉन WF। WU अपॉन WF। तो WU क्या है, WU को देखें तो WU है क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड बेनिफिशियली, मतलब जो बेनिफिशियली अगर यूज किया है वो वाटर की जो क्वांटिटी होती है उसको ये क्या बोलते हैं, WU, यानी कि
बेनिफिशियल इमर्स मतलब कि जो जिस वाटर का अपन यूज़ कर रहे हैं उस वाटर से क्या है, क्रॉप की ग्रोथ है वो अच्छी हो रही है, यानी कि जो वाटर है वो अच्छे से क्रॉप के रूट जोन में अच्छे से वो एब्जॉर्ब हो रहा है रूट जोन के द्वारा, ठीक है ना। उसी को अपन क्या बोलेंगे, बेनिफिशियल है। बस समझ में, डब्ल्यू बराबर क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज बेनिफिशियल। और यहाँ पे डब्ल्यू एफ क्या है, डब्ल्यू एफ मेरा जो पहले मैंने बताया था क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, क्वांटिटी ऑफ वाटर तो देखिए मैंने बताया था वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर यूज एफिशिएंसी को एनयू से डिनोट करते हैं, तो ये डब्ल्यू यू अपॉन डब्ल्यू एफ इंटू 100। डब्ल्यू यू है क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज बेनिफिशियली। आई बात समझ में, बेनिफिशियली मीन्स मतलब कि जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से वाटर को यूज कर सके और उनकी अच्छे से ग्रोथ हो सके। आई बात समझ में। और अगर डब्ल्यू एफ बोले तो डब्ल्यू एफ क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, दिखाई दे रहा है इसमें, डिलीवर्ड ऑफ द वाटर टू फील्ड, क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। आई बात समझ में। अब मैं कह रहा हूँ तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, मीटा यू। तो मैं कह सकता हूँ इट इज डिफाइंड एज वाटर यूज एफिशिएंसी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ quantity of water used beneficially into quantity of water delivered to the field is called water use efficiency। तो इस तरह से अपन इसको डिफाइन करते हैं। उसके बाद वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी क्या होती है, इसको नीटा एस से डिनोट करते हैं। तो नीटा एस इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन डब्ल्यू एफ। डब्ल्यू एस तो मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यू एस क्या होता है, डब्ल्यू एस होता है क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, ठीक है। उसके बाद आता है डब्ल्यू एन। डब्ल्यू एन क्या होता है, quantity of water needed to bring the moisture content of the soil to the field capacity। मतलब वह क्वांटिटी ऑफ वाटर जिसके कारण क्या होता है, जो उतनी क्वांटिटी ऑफ वाटर की जरूरत होनी चाहिए जहाँ जिसके द्वारा क्या होगा, जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो फील्ड कैपेसिटी तक पहुँच सके। जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो अगर अपन अप्लाई करते हैं किसमें, सोयल में, तो वो मॉइस्चर कंटेंट फील्ड कैपेसिटी के बराबर होना चाहिए। आई बस समझ में, फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचेगा तो वही में जो वाटर की क्वांटिटी होगी उसको मैं क्या बोलूँगा, डब्ल्यू एन। उसका नाम क्या, उसी को मैं डब्ल्यू एन दे रहा हूँ। डब्ल्यू एन मीन्स क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड टू ब्रिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सोयल टू द फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। तो इसका जो रेशियो होगा डब्ल्यू एस अपॉन डब्ल्यू एन का, डब्ल्यू एस अपॉन डब्ल्यू एन का वही मेरी वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी कहलाएगी, जिसको नीटा ऐसे डिनोट करते हैं। डब्ल्यू एस मेरा ये रहा और डब्ल्यू एन मेरा ये रहा, ठीक है ना। तो इसको डेफिनेशन में अगर अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन टू क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड टू द ब्रिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सोयल टू द फील्ड कैपेसिटी। इस तरह से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। अब आते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी क्या होती है कि मतलब एनडी मीटा डी जो होगा वो मेरा क्या होगा, 1 माइनस वाई अपॉन टी इंटू 100। तो यहाँ पे वाई क्या है, वाई एक तरह से एवरेज न्यूमेरिकल डेविएशन है इन डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड फ्रॉम द एवरेज डेप्थ डी, ठीक है ना। एवरेज डेप्थ डी जो है स्टोर्ड इन द रूट जोन ड्यूरिंग इरिगेशन, ठीक है। डी क्या है, स्टोर्ड इन द रूट जोन ड्यूरिंग इरिगेशन, ठीक है। आई वाज समझ में। वाई तो क्या है, एवरेज न्यूमेरिकल डेविएशन इन द डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड फ्रॉम द एवरेज डेप्थ, ठीक है ना। और डी क्या है, डी जो है स्टोर्ड इन द रूट जोन ड्यूरिंग इरिगेशन। आई बात समझ में। तो ये जो होगा तो उसमें अपन लिख सकते हैं एन डी बराबर 1 माइनस वाई अपॉन डी। इसमें जो पॉइंट है ये देखो, ये जो है ये जो मीटा डी है वो क्या चेक करता है, इट इज एवरेज द डिग्री टू विच वाटर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब ये एक तरह से डिग्री है जो जिससे क्या होगा, मतलब वाटर कितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है ना। ये चेक करता है क्या, मीटा डी। आई बात समझ में। और मीटा डी अगर हाइयर होगा तो हाइयर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वाटर का, ठीक है ना। वाटर है
वो हाइयर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। आई बात समझ में? अगर मीटा टी हाइयर है तो वाटर भी जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये तो मेरी होगी सारी एफिशिएंसीज, 5 एफिशिएंसीज होगी। और एक और लास्ट बची एफिशिएंसी, वो देखते हैं। अब देखिए कंजप्टिव यूज ऑफ एफिशिएंसी, कंजप्टिव यूज एफिशिएंसी क्या होगी? कंजप्टिव यूज एफिशिएंसी ये होती है NCU करते मीटा CU, मीटा CU इक्वल टू WCU अपॉन WT इंटू 100, WCU अपॉन WT। तो WCU इक्वल टू क्या होता है? नॉर्मल कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर और इवेपोर ट्रांसपिरेशन। नॉर्मल कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर और इवेपोर ट्रांसपिरेशन। तो WT क्या होता है? नेट अमाउंट ऑफ वाटर डिप्लेटेड फ्रॉम द रूट जोन। जो नेट अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो डिप्लेटेड कहाँ से? रूट जोन से अगर डिप्लेटेड किया जाता है वही क्या होता है? WT। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो मेरा क्या कहलाएगा? कंजप्टिव यूज एफिशिएंसी। तो इसको मैं अगर डिफाइन करना करूँ तो क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर और इवेपोरेशन टू द नेट अमाउंट ऑफ वाटर डिप्लेटेड फ्रॉम द रूट जोन इज कॉल्ड कंजप्टिव यूज ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है ना? इस तरीके से मैंने सारी एफिशिएंसी जो आपको पढ़ा गई है तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लेना और अच्छे से इसको याद कर लेना। ठीक है ना? दिखाई दे रहा है ना? ये लो, आराम से देख के इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है ना? ठीक है, ओके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो अच्छे से, और फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे इरिगेशन एफिशिएंसी तो हो गया। उसके बाद अपन देखेंगे इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ये वगैरह इनकी जो डेफिनेशंस वगैरह है वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।